हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। निकाह जो है वो मुस्लिम लॉ में क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम ये जानेंगे कि क्या उसका नेचर होता है, क्या उसके एसेंशियल कंडीशंस होते हैं और कैसे जो है एक तरह से निकाह जो है एक लॉ के टर्म में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं जो है ऑप्शन ऑफ पुबर्टी और जो है काइंड्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ जो है उसको डील करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मैरिज की। मैरिज जो है अरबिक में जिसे कहा जाता है निकाह, जिसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस। इसका मतलब ये है कि दो जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं उनका जो है एक तरह से मिलन या एक तरह से उनका यूनियन। ठीक है, लॉ या लीगल टर्म में कह लें इसको जो है मैरिज वर्ड से यूज़ किया जाता है। आमिर अली ने इसका बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है ordained for the protection of society and in order that human being may guard themselves from foulness and unchastity। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म की गई है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, और ये गलत काम और गलत चीज़ों के करने से जो है एक तरह से गार्ड पड़ता है लोगों को। ठीक है, सोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बेगम के केस में जो है प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि निकाह अंडर मुस्लिम लॉ जो है एक रिलीजियस सेरेमनी है। ठीक है, इसका जो नेचर है ना मुस्लिम मैरिज का, उसके ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज है। मतलब दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये कहता है कि एक तरह का सैक्रामेंट है और एक ओपिनियन है वो ये कहता है कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। एक केस था अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा। अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा के केस में जो है जस्टिस महमूद साहब थे। इन्होंने कहा था कि मैरिज एमॉन्ग मोहम्मदन इज़ नॉट अ सैक्रामेंट बट प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस बात को कहने का मतलब मकसद क्या था, वो ये था कि बहुत सारे जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, ठीक है, उसके जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है मुस्लिम मैरिज फुलफ़िल करता है। जैसे इसमें पहला है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो कि उसमें भी होता है। दूसरा जो इनका मानना था कि जो कंसिडरेशन है, मतलब डावर है, वो एक तरह का कंसिडरेशन है जो कि वाइफ को दिया जाता है। ठीक है, मैरिज के लिए। तीसरा ये कि माइनर के बिहाफ पे गार्जियन जो है जो मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, कंसेंट दे सकते हैं मैरिज में। और माइनर जो है उस शादी को जो है बड़े होकर या तो एक्सेप्ट कर लें या तो उसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, उनके पास ये पावर होती है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने ये भी कहा कि ये एक तरह का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मतलब इसको बाद में जो है डिसॉल्व भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। तो ये सारी कंडीशन कुछ थी जिनके बिना पर उन्होंने कहा था कि एक तरह ना कि सैक्रामेंट है बल्कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो चीफ जस्टिस सर शाह सुलेमान थे, उन्होंने 1933 में एक केस आया जिसमें अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा, ये केस था, केस का नाम था, ये जो दोनों केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा और अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा, ये दोनों को याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये मुस्लिम मैरिज का। इस केस में इन्होंने कहा कि ये नॉट ओनली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बल्कि एक रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। इसको कहने का वजह इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि इसमें जो जैसा कि पहले कहा गया था कि जो डावर है वो एक तरह से जो है आपका क्या कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन नहीं, वो एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है। और एक हदीस है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसमें जो है जब जो इंसान शादी करता है तो वो जो है आधा ईमान जो है अपना कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो एक ईमान जो है जब शादी जो है आधा ईमान आपका कंप्लीट करा रहा है तो वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। तो ये जो दो ओपिनियन है, इससे जो एक हम एक कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि जो नेचर है मुस्लिम मैरिज का वो दोनों है, मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। इस दोनों का एक तरह से एक मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद बात करें एसेंशियल कंडीशन की, क्या है कि वैलिड मैरिज की एसेंशियल कंडीशन क्या होगी। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता दूं कि जो मुस्लिम लॉ है इसमें जो है दो तरह की मैरिज, तीन तरह की मैरिज जो है वो सुन्नी लॉ में है और तीन तरह की मैरिज जो है शिया लॉ में है। सुन्नी लॉ में है वैलिड, वॉइड एंड इरेगुलर, और शिया लॉ में है वैलिड, वॉइड और मुता मैरिज। ठीक है, इनको मैं बाद में जब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे जो है ये एसेंशियल कंडीशन इसके बेस्ड हैं कि अगर ये एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वॉइड होगी, अगर उसमें से कुछ जो है फुलफिल नहीं करते हैं तो इनवैलिड होगी, और अगर बहुत सारी चीज़ें उसको एकदम नहीं फुलफिल कर, उसको मतलब उसके अगेंस्ट जाती है तो वहाँ पर वो इनवैलिड हो जाएगी वो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। पहला है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जिसको अरबिक में कहते हैं इजाब व कबूल।
दूसरा है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, और तीसरा है नो लीगल डिसेबिलिटी। ठीक है, नो लीगल डिसेबिलिटी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की। ठीक है, तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का जो यहाँ पे मसला है वो यहाँ पर ऑफ़र जो है एक पार्टी के साइड से होना चाहिए और दूसरी पार्टी जो है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी। और ये जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होगा, ये जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होगा, ये जो है एक मीटिंग में होना चाहिए, मस्ट बी एट वन मीटिंग। ऐसा नहीं हो कि आज जो है कोई ऑफ़र कर रहा है और 4 दिन बाद जो है दूसरा पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये दोनों एक सिंगल मीटिंग में सेम टाइम पर होने चाहिए। ठीक है, और जो वर्ड होगा, जो कहा जाएगा ऑफ़र में कि भाई हम आपसे शादी कर रहे हैं या हम आपसे निकाह कबूल कर रहे हैं, वो रीज़नेबल सर्टेनिटी के साथ होगा, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि अनएम्बिगुअस हो, क्लियर ना हो, वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर और सर्टेन होनी चाहिए। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ विटनेस की ज़रूरत है। प्रेजेंस ऑफ विटनेस की यहाँ मैं बता दूं कि ये जो कंडीशन है ये सिर्फ सुन्नी लॉ में है, शिया लॉ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विटनेस की। और यहाँ पे जो विटनेस होंगे या तो 2 मेल होंगे या तो 1 मेल और 2 फीमेल होंगे। ठीक है, पार्टीज मस्ट बी एक्टिंग अंडर देयर फ्री विल एंड कंसेंट। ठीक है, पार्टी का जो विल होगा और कंसेंट होगा वो फ्री होना चाहिए। अगर पार्टी मतलब मेजर है तो वो खुद से जो है कंसेंट देंगे और उनका कंसेंट फ्री और विल जो है फ्री और कंसेंट फ्री होना चाहिए। और उनके बिहाफ पर अगर गार्जियन दे रहे हैं तो वो उनका भी जो है विल और कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, अगर फ्रॉड करते हैं गार्जियन किसी तरह का तो वहाँ पे जो है पार्टीज़ के पास जो है वो एक तरह से पावर होती है कि जो मेजर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी उस शादी को जो है वो कैंसिल कर दें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की, जो दूसरी एसेंशियल कंडीशन है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो साउंड माइंड होने चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड होनी चाहिए और अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है वो जो है मुस्लिम लॉ पे जो है लागू नहीं होता है। और जो मेजॉरिटी जो वर्ड है वो पुबर्टी जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स है मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ में जो एज ऑफ मेजॉरिटी होती है उसको एज ऑफ पुबर्टी कहा जाता है और उसको जो माना गया है वो माना गया है 15 साल। ठीक है, 15 साल की उम्र जो है उसको मतलब मेजॉरिटी कह लें या पुबर्टी कह लें वो माना गया है। लेकिन हिदाया जो है उसको कहता है कि बॉय के लिए वो जो है 12 साल है और जो गर्ल है उसके लिए जो है वो 9 साल है। ठीक है, और अगर वो माइनर है मतलब कि उसने अगर ये एज जो है एज ऑफ पुबर्टी अटेंड नहीं किए तो वहाँ पर जो गार्जियन है वो जो है कंसेंट दे सकते हैं शादी के लिए। वहाँ पर जो मैरिज होगी वो वैलिड होगी। और लेकिन जो है वही जो चाइल्ड होंगे वो जो है उनके पास जो ऑप्शन होगा क्या बोलते हैं रिपुडिएट करने का मैरिज को आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। इसी को कहते हैं हम ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को मैंने जो कहा है कि अभी जो मैं डिटेल में इसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए। इसमें यही बात है कि इफ़ अ मैरिज इज़ मैरिड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन द माइनर हैज़ राइट टू रिपुडिएट सच मैरिज ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। ठीक है, अगर माइनॉरिटी के टाइम में शादी की गई है गार्जियन के कंसेंट से तो उसको जो है वो रिपुडिएट कर सकते हैं ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। अब इसमें क्या कंडीशन है, क्या है, सारी चीज़ें वो मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तीसरी जो है कंडीशन है एसेंशियल कंडीशन वो है नो लीगल डिसेबिलिटी। अब इसमें 4 तरह की जो इनकैपेसिटी है, ठीक है, सर्कमस्टांसेस है जिसमें जो अगर शादी जो है वो परमिटेड नहीं है मुस्लिम लॉ में। पहला है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, दूसरा है रिलेटिव इनकैपेसिटी, तीसरा है प्रोहिबिटरी और चौथा है डायरेक्टरी। ठीक है, अब ये क्या क्या है इनको हम एक अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पहला है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में आता है कंसेंगुनिटी। कंसेंगुनिटी का मतलब को जो है अरबिक जो वर्ड है उसका है कुर्बत। कुर्बत इसका मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप बाय ब्लड, किसी से आप ब्लड से रिलेटेड हो, मतलब कि कोई आपका अगर मेल की तरफ से बात करें तो कोई आपकी माँ हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, आपकी डॉटर हो गई, आपकी नाइस हो गई, आपकी आंटी हो गई, इन सब से जो है आप ब्लड से रिलेटेड होते हैं। तो या तो आंटी जो है अगर या तो पैटर्नल साइड है या तो मैटरनल साइड है, कोई भी हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें जो है मना है शादी करना। दूसरा है एफिनिटी जिसको अरबिक वर्ड है मुशर्रत। ये जो वर्ड है याद रखिए कभी कभी एग्जाम में जो है ये वर्ड पूछे जाते हैं। और फोस्टेज मतलब रिज़ा। ठीक है, तो एफिनिटी मतलब कि ये रिलेशनशिप बाय मैरिज, अगर किसी से शादी करते हैं हम तो उसके बहुत सारे जो ब्लड रिलेशन में आते हैं उनसे जो है वो मना किया गया है कि उनसे शादी जो है बार है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक मेल। तीसरा है आपका फोस्टेज जिसका होता है रिज़ा। रिज़ा इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 साल की उम्र तक किसी लेडी ने जो कि आपकी माँ नहीं हो, आप
आपको ब्रेस्ट फीडिंग की हो, मतलब आपको दूध पिलाया हो, तो उनसे या उनकी बेटी से, ठीक है, या आप ये कह ले जो आपकी फोस्टर सिस्टर होंगी, उनसे जो है वो शादी जो है बार है, उनसे शादी जो है एक मेल मुस्लिम मेल जो है वो नहीं कर सकता। अब बात करते हैं रिलेटिव इनकैपेसिटी की। रिलेटिव इनकैपेसिटी जो है वो 5 चीज़ें इंक्लूड करता है, ठीक है, 5 चीज़ें इंक्लूड करता है। वो पहला ये है कि अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि एक मेल एक टाइम पे 2 ऐसी फीमेल से शादी नहीं कर सकता जो एक दूसरे से जो है या तो कंसैंगुनिटी या तो एफिनिटी या तो फोस्टेज से रिलेटेड हो, और अगर उनमें से किसी एक का सेक्स जो है वो चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो वो उनसे शादी नहीं कर सकती। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि 2 बहनें हैं, ठीक है, अब 2 बहनें में अगर सपोज मान लीजिए कि वो एक भाई होता, तो भाई जो है अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, तो हम एक ही टाइम पे उन 2 बहनों से भी शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल के तौर पे समझ लीजिए कि एक अपने वाइफ की सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। दूसरा आता है आपका पोलीगैमी। पोलीगैमी और मैरिज ए 5th वाइफ, मतलब कि यहाँ पे ये हो गया कि मुस्लिम लॉ में जैसे 4 जो है मैरिज अलाउड है, लेकिन 5वीं मैरिज करता है तो वो जो है अलाउ नहीं है मुस्लिम लॉ में, ये इरेगुलर मानी जाएगी अंडर सुन्नी लॉ, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर इसकी डेथ हो जाती है पहली वाइफ की, किसी एक वाइफ की, या उसको डिवोर्स दे देता है, तो वहाँ पे जो 5th मैरिज है वो वैलिड हो जाएगी। फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, जैसा कि सुन्नी लॉ में जो है विटनेस की ज़रूरत होती है, तो अगर विटनेस नहीं है शादी के टाइम में, तो वहाँ पे भी जो है मैरिज जो है इरेगुलर हो जाएगी। डिफरेंस ऑफ रिलीजन, ठीक है, रिलीजन डिफरेंस होता है तो वहाँ पे क्या होगा, तो इसमें सुन्नी और शिया लॉ में जो है डिफरेंसेस है यहाँ पर भी चीज़ों में। सुन्नी अगर मेल जो है किसी सुन्नी फीमेल या किताबिया, किताबिया का मतलब जैसे कि 4 जो हैं किताब हैं, उसमें जैसे जो क्रिश्चियन जो हैं और क्रिश्चियन जो है वो जैसे आते हैं, तो कोई अगर सुन्नी मेल जो है किसी क्रिश्चियन फीमेल से करता है शादी, तो वहाँ पे वो वैलिड होगी, और सुन्नी फीमेल से करता है तो वैलिड होगी ही होगी। दूसरा है कि सुन्नी मेल अगर किसी मतलब मूर्ति से के पूजा करने वाले या फायर वर्शिप जो है आग की पूजा करने वाले, उनसे अगर कोई शादी करता है तो वहाँ पे वो मैरिज जो है इरेगुलर होगी। अगर वो जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो फीमेल जो है इस्लाम कबूल कर लेती है, तो वहाँ पे वो मैरिज जो है फिर से वैलिड हो जाएगी। फिर शिया मेल जो है वो सिर्फ सुन्नी मेल और सुन्नी और शिया जो है फीमेल से ही सिर्फ शादी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है उनकी मैरिज जो है वैलिड होगी। लेकिन अगर वो किसी किताबिया से करते हैं या किसी मूर्ति पूजा करने वाले से करते हैं या फिर किसी फायर वर्शिप से करते हैं, आग की पूजा करने वाले से करते हैं, तो वहाँ पे वो जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आइडियल फायर वर्शिप और ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है नॉन मुस्लिम की जगह पे, क्योंकि फिर क्रिश्चियन और जो ज्यूज़ हैं, ठीक है, इनको वहाँ पे इंक्लूड करने के लिए, कि कभी कभी लोग जो है कंसीडर करते हैं नॉन मुस्लिम्स, तो नॉन मुस्लिम में फिर वो भी आ जाते हैं, तो इसलिए जो है ये वर्ड स्पेशली यूज़ किया गया है। तो ये कंसेप्ट को यहाँ समझना काफ़ी ज़रूरी है। फिर वोमेन अंडर गोइंग इद्दत। वोमेन अंडर गोइंग इद्दत का यहाँ पे मतलब है कि जब मैरिज डिजॉल्व होती है आइदर बाय डेथ और बाय क्या बोलते हैं डिवोर्स, तो वहाँ पर जो है एक वोमेन को एक टाइम पीरियड है जो कि उसको गुजारना होता है, मतलब उस टाइम पे वो किसी से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि मतलब अगर सपोज वो प्रेग्नेंट हो, तो वो जो बच्चा उसके बाद होगा तो उसकी लेजिटिमेसी या उसका फादर कौन हो, ये चीज़ जो है जानने के लिए, ठीक है। तो अगर सपोज मैरिज जो है डिवोर्स से हुई है तो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है इद्दत का, और डेथ से हुई है तो 4 महीने का 10 दिन का टाइम होता है, ठीक है। और अगर वो वोमेन प्रेग्नेंट है, मतलब सपोज डेथ हो गया हो या डिवोर्स हुआ हो और उस टाइम वो प्रेग्नेंट हो, तो उसको जब तक वो बच्चा डिलीवर ना हो जाए तब तक जो है उसको वो इद्दत पीरियड जो है अपना गुजारना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो शादी कर सकती है। अब बात करते हैं प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी की। प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी में आता है पॉलीएंड्री, मतलब कि वही एक जो है वोमेन एक ही शादी कर सकती है, एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती। दूसरा है मुस्लिम वोमेन मैरिंग इन नॉन मुस्लिम, जैसा कि हमने पिछले ये बात किया, ठीक है, रिलीजियस इनकैपेसिटी में। तो यहाँ पे जो वो मेल की तरफ से हमने बात की थी, यहाँ पे फीमेल की बात आती है कि फीमेल जो है वो किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। अभी देखिए जैसे कि यहाँ वर्ड आया नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम में यहाँ पे दोनों आ जाते हैं, किताबिया भी और फायर वर्शिप भी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा जो है कि मुस्लिम वोमेन जो है किसी किताबिया से भी या किसी फायर वर्शिप से भी शादी नहीं कर सकती। उसके बाद आता है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। डायरेक्ट इनकैपेसिटी 4 चीज़ इंक्लूड करता है कि मैरिंग ए वोमन हु इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मल हस्बैंड, अपने फॉर्मल हस्बैंड से वो पहले ही प्रेग्नेंट हो, तो जब तक वो डिलीवरी ना हो जाए उस बच्चे की तब तक वह जो है उनसे शादी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि री मैरिंग विथ हर ऑन वाइफ आफ्टर डाइवोर्स
विदाउट फुलफिलिंग कंडीशन। जैसे कि ट्रिपल डिवोर्स के बाद जो कंसेप्ट था ये कि अगर कोई मर्द अपनी वाइफ को ट्रिपल डिवोर्स दे देता है या तो वहाँ पर क्या होगा कि वो पहले हलाला हो किया जाएगा, वहाँ पर हलाला का कंसेप्ट है कि हलाला होगा, उसके बाद ही वो उस औरत से दोबारा शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है अगर वो बिना हलाला की शादी करता है तो वहाँ पे वो जो है मैरिज जो है आपकी वॉइड होगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मैरिंग ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, हज के टाइम में जो है शादी करना अलाउ नहीं है, ये भी एक तरह की एसेंशियल कंडीशन है। और चौथा है आपका कि मैरिंग विथ सिक मैन, एक बीमार आदमी से एक औरत जो है शादी नहीं कर सकती, लेकिन ये जो है एक तरह से ये भी एक तरह से टेम्प्रोरी है, वॉइडेबल है, और अगर शादी करती है और जो आदमी बाद में ठीक हो जाता है तो वो मैरिज जो है वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने मुस्लिम लॉ के नेचर और उसके एसेंशियल कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा ऑप्शन ऑफ पुबर्टी के बारे में और जितने भी काइंड्स ऑफ मैरिज हैं शिया लॉ में और सुन्नी लॉ में उसके बारे में, और क्या क्या डिफरेंसेस है मैरिज से रिलेटेड सुन्नी और शिया लॉ में उसके बारे में डिस्कस करूंगा उस नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इस वीडियो से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।